खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज की जो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और वो है आपकी पाल शैली। पाल कैसे इस शैली का उदय हुआ, इस शैली को और किन किन शैलियों के नाम से जाना जाता है, और इस शैली में पहली बार ताड़पत्र पर चित्र बनना शुरू हुए थे। तो आइए पहले हम लोग थोड़ा से बेस जान लें, उसके बाद हम पाल शैली की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाल शैली में, बात करते हैं पाल शैली से पहले, यानी जब दीवारों पर जब दीवारों पर चित्र बनाए गए तो उसे भित्ति चित्र कहते हैं। भित्ति चित्र कहते हैं। ठीक है। इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत इसकी शुरुआत प्रागैतिहासिक प्रागैतिहासिक काल से हुई। समझ में आ रही बात? मैंने कहा जब दीवारों पर चित्र बनना शुरू हुए तो ऐसे चित्र को भित्ति चित्र कहते हैं। और भित्ति चित्र की शुरुआत कब से होती तो कहेंगे हम प्रागैतिहासिक काल से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसको हम एक कर देते हैं। नंबर 2 की बात करते हैं। जब जब ताड़पत्र पर ताड़पत्र पर चित्र बनना शुरू हुए शुरू हुए तो उसे उसे ताड़पत्र तो उसे पोथी चित्र क्या कहते हैं? तो उसे पोथी चित्र कहते हैं। और इसकी शुरुआत, पोथी की जो शुरुआत होती है, तो हम कहेंगे पोथी की शुरुआत पाल शैली से होती है। ठीक है। पाल शैली। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, आगे ध्यान दें। नंबर 3, जब कपड़े पर चित्र बनना शुरू हुए जब कपड़े पर चित्र बनना शुरू हुए तो उसे उसे पटचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पटचित्र कहते हैं। जब कपड़े पर चित्र बनना शुरू हुए तो उसे पटचित्र कहते हैं। और इसकी शुरुआत जब होती है तो कब से होती है? इसकी शुरुआत होती है पाल शैली में। किसमें होती है? तो याद रखिएगा, पाल शैली में। यानी पटचित्र जो हैं, यानी कपड़े पर जो चित्र बनना शुरू हुए, उन्हें हम क्या कहेंगे? पाल शैली में। ठीक है। नेक्स्ट, नंबर 4 देखते हैं। 4 की अगर हम बात करते हैं तो जब कागज पर चित्र बनना शुरू हुए तो ऐसे चित्र को स्फुट चित्र क्या कहते हैं? ऐसे चित्र को स्फुट चित्र कहते हैं। और स्फुट चित्र की शुरुआत कब से होती है? तो हम कहेंगे इसकी शुरुआत
कब से होती है स्फुट चित्र की शुरुआत? तो हम कहेंगे स्फुट चित्र जो है वो कागज पे जो बनते हैं वो उसकी शुरुआत जैन शैली से हुई है। किस शैली से? तो कहेंगे इसकी शुरुआत जैन शैली से हुई है। आपको समझ में आ रहा है? तो मैंने चार आपको बताए हैं। पहला, जब दीवारों पर चित्र बने तो उसे हम भित्ति चित्र कहते हैं और इसकी शुरुआत प्रागैतिहासिक काल से। जब ताड़पत्र पर चित्र बने तो उसे हम पोथी चित्र कहते हैं, इसकी शुरुआत पाल शैली से। और जब कपड़े पर चित्र बने तो उसे हम पट चित्र कहते हैं और इसकी शुरुआत जो है वो भी पाल शैली से है। और जब हम बात करते हैं कागज पर चित्र बनने की शुरुआत की बात होती है तो हम ये कहते हैं कि शुरुआत इसकी जैन शैली से हुई है और ऐसे चित्र को हम कहते हैं स्फुट चित्र। तो कागज की शुरुआत कब से होती है? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में 12वीं शताब्दी में कागज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो कहेंगे चीन से हुई है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में कागज की शुरुआत चीन से हुई और यहाँ पर लगभग 12वीं शताब्दी में कागज पर चित्र बनना शुरू हो गए थे। भारत की बात करता हूं तो भारत में कागज पर चित्र बनने की शुरुआत कब से होती है? तो हम कहेंगे कि भारत की अगर हम बात करते हैं, भारत में कागज की शुरुआत कब से होती है? तो हम कहेंगे इसकी शुरुआत होती है 1357 से। यानी शताब्दी कौन सी होगी? 14वीं शताब्दी। ठीक है, कौन शताब्दी होगी? 14वीं शताब्दी में कागज पर चित्र बनना भारत में शुरू हुए थे। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था, उसमें 13वीं था, 14वीं था, 15वीं था। सही आंसर उसका है 14वीं। वो मैं डेट भी दे दे रहा हूं, वो डेट है आपकी 1357 ईस्वी। तो इस तरह से आप चारों चित्र समझ गए होंगे। अब आइए हम आगे बात करते हैं। अब हम आगे हम लोग बात जो करते हैं, बात करते हैं किसकी? तो हम कहेंगे पाल शैली की। तो आइए शुरुआत करते हैं पाल शैली। ठीक है, पाल शैली। पाल शैली। पाल शैली का जो समय है वो 730 से लेकर 1197, 1197 ईस्वी। अगर हम इसकी शताब्दी की अगर हम बात करेंगे तो कहेंगे 8वीं से 12वीं शताब्दी में। ठीक है, जो शैली उदय हुई उस शैली को कहा गया पाल शैली। ध्यान रखिएगा, 8वीं से 12वीं शताब्दी में जो शैली उदय हुई उस शैली को पाल शैली के नाम से जाना जाता है। और ये शैली कहाँ है? तो कहेंगे शैली की शुरुआत जो होती है वो बंगाल से है या बिहार से है या नेपाल से है। तो इसके जो मुख्य केंद्र हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। बंगाल, बिहार और नेपाल की बात होती है। तो कैसे शैली की शुरुआत होती है, किस तरह से होती है, सारी डिटेल हम आपको देंगे। बस बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को देखिए आप। ठीक है, तो मैंने कहा 8वीं शताब्दी, 8वीं से 12वीं शताब्दी में आप समझिएगा, थोड़ा से पीछे जाएंगे हम। 7वीं शताब्दी में लगभग, 7वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बंगाल में राजा हर्षवर्धन का अधिकार था। लगभग हम बात करते हैं लगभग 7वीं शताब्दी में बंगाल पर राजा राजा हर्षवर्धन हर्षवर्धन का अधिकार था। ठीक है, और इसके बाद हर्षवर्धन के बाद गौड़ शासक गौड़ शासक
शशांक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, कौन था? शशांक। शासक शशांक गद्दी पर बैठा था। जब शशांक गद्दी पर बैठा तो तब तक तो बंगाल ठीक ठाक रहा, लेकिन इसके बाद लगभग जो है कई वर्षों तक की यहाँ अव्यवस्था फैल गई। जनता ने विद्रोह कर दिया और जनता ने कहा अब हम खुद अपना शासक नियुक्त करेंगे, हम अपना शासक खुद बनाएंगे। तब जनता ने एक सेना नायक जिसका नाम था गोपाल, और गोपाल को इन्होंने, जनता ने गोपाल को बंगाल का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, आइए ध्यान दें। बंगाल की जनता के द्वारा सेना नायक सेना नायक सेना सेना नायक नायक सेना नायक जिसका नाम था गोपाल, गोपाल को यहां का बना दिया, बंगाल का शासक बन गया। अब जब ये शासक बन गया बंगाल का, तो इसने बंगाल की व्यवस्था को, जो अव्यवस्था फैल गई थी, उस व्यवस्था को इसने दूर कर दिया। तो इसीलिए गोपाल को मत्स्य न्यायकर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपाल को गोपाल को मत्स्य न्यायकर्ता कहा जाता है। समझ रहे हैं? गोपाल को क्या कहते हैं? मत्स्य न्यायकर्ता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब मेरा यह है कि उसने वहां की व्यवस्था को सही किया बंगाल की, इसीलिए इसको ये कहा जाता है। इसके अलावा गोपाल ने बिहार शरीफ, बिहार का एक स्थान है शरीफ, बिहार शरीफ में उसने एक विहार का निर्माण कराया। तो ध्यान रखना, यहां मैंने बताया आपको कि गोपाल ने गोपाल ने गोपाल ने बिहार शरीफ नामक स्थान पर, बिहार शरीफ शरीफ बिहार शरीफ नामक स्थान पर उसने एक एक विहार का निर्माण कराया, और उस विहार का नाम है ओदंतपुरी। यानी कौन सा विहार? ओदंतपुरी। ओदंतपुरी विहार का ओदंतपुरी विहार का निर्माण कराया। समझ रहे हैं? और इस विहार का, ओदनपुरी विहार का उल्लेख जो है, तिब्बती लामा तारानाथ ने इसका उल्लेख भी किया है। तो आप लिख लीजिएगा, लामा तारानाथ ने इस विहार का उल्लेख किया है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। इसके अलावा उसने यहाँ, गोपाल ने इसके अतिरिक्त, ध्यान रखना, गोपाल ने इसके अतिरिक्त नालंदा में भी नालंदा में भी उसने एक विहार का निर्माण कराया था। विहार मतलब किसे कहते हैं? तो आप जान लें, बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। विहार उसे कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु निवास करते हैं। चैत उसे कहते हैं जिसमें जाकर पूजा करते हैं। तो पूजा स्थल को चैत कहते हैं, निवास स्थल को विहार कहते हैं। तो इस प्रकार से गोपाल ने यहाँ पर उसने इस चीज को व्यवस्थित किया था। नया शासक जो आता उसका नाम है धर्मपाल। यानी पाल वंश का नया शासक आया, उसका नाम था धर्मपाल। पाल वंश का नया शासक उस नए शासक का नाम था धर्मपाल। क्लियर हो रहा है? नए शासक का नाम है धर्मपाल। धर्मपाल ने, ध्यान देना,
इसने विक्रमशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था। इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था बिहार के भागलपुर जिले में। कहाँ कराया था? तो आप लिखना है बिहार के भागलपुर, बिहार के भागलपुर नामक स्थान पर उसने निर्माण कराया। किसका? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का। और वर्तमान में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं, बाकायदा इसके क्षतिग्रस्त अवस्था में इसके साक्ष्य मिलते हैं। तो इस विक्रमशिला विश्वविद्यालय, इस विश्वविद्यालय के साक्ष्य, इस विश्वविद्यालय के साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? तो कहेंगे भागलपुर से लगभग 24 मील दूर पत्थर घाट। कौन सा स्थान है? पत्थर घाट नामक स्थान से अभी भी इसके साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा, विक्रमशिला विश्वविद्यालय के साक्ष्य भागलपुर से नहीं, भागलपुर से लगभग 24 मील की दूरी पर एक स्थान है, और उस स्थान का नाम है पत्थर घाट। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, पत्थर घाट नामक स्थान से साक्ष्य मिलते हैं। इसके अलावा इसकी अगर हम बात करते हैं कि क्या कहते हैं इसकी, धर्मपाल की, तो धर्मपाल ने उत्तरी बंगाल में सोमपुरी नामक विहार का निर्माण कराया था। किसने? बात करते हैं धर्मपाल की। धर्मपाल ने उत्तरी बंगाल में इसने यहाँ पे सोमपुरी विहार का निर्माण इसने कराया था। ठीक है, एक नया जो है विहार का निर्माण इसने कराया। और मैं आपको बता दूं कि इसने पाल साम्राज्य को व्यवस्थित किया, उत्तर के कई हिस्सों पर उसने कब्जा किया, इसीलिए इसे उत्तरापद का स्वामी और परम सौगात की उपाधि धारण की थी। इसे क्या कहते हैं? इसे उत्तरापद का स्वामी कहा जाता है, इसे उत्तरापथ का स्वामी कहते हैं, इसे उत्तरापद का स्वामी कहा जाता है। तथा परम सौगात की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, तो मैंने क्या कहा है? प्राप्त थी। तो इससे परम सौगात की उपाधि भी प्राप्त थी, और इसे क्या मैंने बताया कि इसे उत्तरापद का स्वामी कहा जाता है। क्लियर हो रहा? आइए आगे ध्यान दें विक्रमशिला के बारे में, धर्मपाल के बारे में। धर्मपाल के बाद जो शासक आया उसका नाम था देवपाल। नया शासक जो आया उसका नाम है देवपाल। नया शासक जिसका नाम है देवपाल, ये बौद्ध धर्म का ये बौद्ध धर्म का परम भक्त था। ठीक है, यानी बौद्ध धर्म का ये अनुयायी था, परम भक्त था, अनुयायी था। इसीलिए इसने बौद्ध धर्म पे बहुत सारा काम किया है। इसलिए देवपाल को कहा जाता है बौद्ध धर्म का पुनः संस्थापक। क्या कहते हैं इसको? देवपाल को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा, देवपाल को बौद्ध धर्म का पुनः संस्थापक भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, इसे बौद्ध धर्म का पुनः संस्थापक भी कहते हैं। तो इस तरह से इसे बौद्ध धर्म का पुनः संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इसने बौद्ध धर्म में बहुत सा काम किया। क्या काम किया ये बताता हूं। इसने बुद्ध से संबंधित अनेक मूर्तियां
समझ लीजिए, इसने बुद्ध से संबंधित अनेक मूर्तियां, इसने मूर्तियां उकेर कर उकेर कर बनवाई। अब उकेर कर बनवाई तो कहाँ बनवाएंगे, तो दीवारों बनती। जब कोई चीज उकेर करके बनाई जाती है तो भास्कर पद्धति में आती है। कौन सी पद्धति होती है, मैं बता देता हूँ। वो पद्धति कहलाती है जो उकेर कर, वो कहलाती है भास्कर, वो कहलाती है भास्कर पद्धति। तो भास्कर पद्धति के अंदर जो जो आकृतियां बनाई जाती है वो आधी दीवार के अंदर और आधी दीवार के बाहर होती हैं। तो ऐसी उसने मूर्तियां बनवाई जो दीवार के आधी अंदर थी आधी बाहर थी, उसको उकेर करके बनवाई। कहाँ कहाँ बनवाई उसने, ऐसी मूर्तियां जो उसने बनवाई थी कहाँ कहाँ, गया, नालंदा, नालंदा, सारनाथ, ठीक है, गया, नालंदा, सारनाथ, कुर्की हार, और कहाँ, कुर्की हार, और एक और स्थान है कुर्की हार, गया, नालंदा, सारनाथ, कुर्की हार, और अ, ठीक यही स्थान है, गया, नालंदा, सारनाथ, कुर्की। इन स्थानों पर उसने जो है क्या बनवाया, मूर्तियां उकेर कर बनवाई। इसके अतिरिक्त ये पहला शासक था जो बाकायदा मूर्ति बनाने के लिए कारखाना बनवाया था। ध्यान देना, बुद्ध की मूर्ति बनाने के लिए इसने क्या किया था कि देवपाल ने बुद्ध की मूर्तियां बनवाने के लिए के लिए कुर्की हार में कुर्की हार में इसने क्या बनवाया था, कारखाना बनवाया था। अब कारखाना मतलब यहाँ पर ढेर सारी मूर्तियां बनती थी। तो इस तरह से देवपाल जो था वो बौद्ध धर्म का परम भक्त होने के कारण उसने स्थानों पर तो बनवाई, लेकिन बाकायदा कारखाना बनवा करके उसने अनेक मूर्तियां बनवाई थी। इस तरह से देवपाल ने अनेक मूर्तियां हमको देखने को मिलती हैं। कहाँ मिलती है, तो कहेंगे कुर्की हार नामक स्थान पे हमें मिलती हैं। इसके अलावा देवपाल ने संत रक्षित संत रक्षित और दीपांकर दीपांकर जैसे विद्वान, ध्यान देना, संत रक्षित और दीपांकन जैसे विद्वान को तिब्बत की ओर, ध्यान देखना कहाँ, तिब्बत की ओर, तिब्बत की ओर भेजा था। अब भेजा इसलिए था कि जिससे और वो जानकारी प्राप्त कर सके, बौद्ध धर्म के बारे में और जानकारी दी जा सके। इसके अलावा एक और विद्वान जो तिब्बत से यहाँ आया था, यानी देवपाल के समय एक और आने वाला था, उसका नाम था धर्म स्वामी। मैं यहाँ लिख देता हूं, एक धर्म स्वामी, धर्म स्वामी नामक भिक्षु, विद्वान भिक्षु कहाँ आया था, बंगाल आया था। बंगाल आया था, किसके यहाँ आया था, बंगाल आया था। मतलब कहने का मतलब मेरा है कि इस तरह से अनेक जो है बौद्ध भिक्षु आ रहे थे जा रहे थे, अधिक से अधिक जो है देवपाल को जानकारी मिल रही थी। इसीलिए कहा जाता है, देवपाल को कहा यह जाता है कि बौद्ध धर्म का वो पुनः संस्थापक है। नया शासक जो आता है उसका नाम है नारायण पाल, नारायण पाल के बाद आता है महिपाल। ये आइए ध्यान दें, नया शासक नारायण पाल, नारायण पाल के बाद महिपाल, महिपाल शासक हुआ। ठीक है। अच्छा, एक बात और जान लें थोड़ा से कि देवपाल के समय एक एक मुस्लिम जो है विद्वान आया था, जो भारत में आने वाला पहला मुस्लिम विद्वान। मैं इसको बता देता हूँ, ठीक है, ध्यान देना। देवपाल के समय लगभग 850 ईस्वी में,
ठीक है। अरबी यात्री, ये पहला है, भारत का पहला अरबी यात्री जिसका नाम था सुलेमान, 850 ईस्वी में आया था। उसका नाम क्या था? सुलेमान। भारत में आने वाला पहला मुस्लिम अरबी यात्री, आक्रमणकारी नहीं, अरबी यात्री, उसका नाम था सुलेमान। और सुलेमान ने अरबी भाषा में एक पुस्तक प्रकाशित की थी, उसका नाम था सिलसिलाउत तवारीख। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? अरबी में लिखी गई पुस्तक है, ध्यान रखना। अरबी में, अरबी में लिखी पुस्तक, उस लिखी पुस्तक का नाम क्या है? उस लिखी पुस्तक का नाम है सिलाउत, सिलसिलाउत, सिलसिलाउत तवारीख। ये ये इनकी पहली, मतलब अरबी भाषा में लिखी पुस्तक है। और इस पुस्तक में पाल साम्राज्य को रूहमा कहा है। क्या कहा इसने? इसने पाल साम्राज्य को रूहमा कहा है। क्या कहा है? रूहमा कहा है। तो समझ जाएंगे। तो इसके बाद आता है नारायण पाल। नारायण पाल के बाद कौन आएगा? महिपाल। तो आइए देखते हैं अगला, महिपाल। महिपाल, ये भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था, महिपाल। और महिपाल ने धर्म राजिका और मूल गंध कुटी, इसने क्या किया था? इसने नंबर एक, धर्म राजिका, और दूसरा मूल गंध कुटी, मूल गंध कुटी। ठीक है। ये दो, इन दो, ये क्या दोनों हैं? स्तूप। इन दोनों स्तूपों का निर्माण सारनाथ में करवाया था। याद रखिएगा, सारनाथ में करवाया था। ठीक है। तो इसने क्या किया था? दो इसने जो है इसने निर्माण कराया था। और इसी के समय, ध्यान दीजिएगा, इसी के समय पाल शैली की शुरुआत होती है। इसी के समय पोथी चित्रण बनना शुरू हुए थे। समझ रहे हैं? इसी के समय पोथी चित्रण बनना भी शुरू हुए थे। क्लियर हो गया? आइए देखते हैं, महिपाल के समय पोथी चित्रण, पोथी चित्रण बनना शुरू हुए। अब आइए देखते कैसे पोथी चित्रण बनते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं। सारी डिटेल हम आपको देंगे, लेकिन इससे पहले एक शासक था, उस शासक का नाम था, पाल शासक ही था, उसका नाम था रामपाल। तो रामपाल के समय एक विद्वान हुआ करता था, उसका नाम था संध्याकर नंदिन। और संध्याकर नंदिन ने एक पुस्तक लिखी थी, रामपाल चरित। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है टीजीटी में। ठीक है। तो आइए ध्यान दें, एक शासक था रामपाल, बस इतना जानना है, क्वेश्चन आया है। रामपाल के समय एक विद्वान था संध्याकर, संध्याकर नंदिन। संध्याकर नंदिन ने, ये विद्वान है, इसने एक पुस्तक लिखी थी, रामपाल चरित, रामपाल चरित। ये क्या है? ये पुस्तक है। ये क्वेश्चन आ चुका है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहां तक कि मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा कि पाल शासक समय क्या क्या घटनाएं हुई हैं और क्या हुआ। अब आइए बात करते हैं पोथी चित्रण यानी कैसे बनते थे, उनकी डिटेल बताते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, पोथी चित्र, पोथी कैसे कैसे बनते थे, यानी पोथी किसे कहते हैं?
समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो पोथी किसे कहते हैं और ताड़पत्र पे जो चित्र बनते हैं कैसे, सारी चीज आपको बताते हैं। आइए ध्यान दें। सबसे पहले एक ताड़पत्र, किसका, ताड़पत्र लेते हैं। ताड़ का एक पत्ता लेते हैं, और ताड़ का पत्ता ऐसा लेते हैं जो उसके साइज निश्चित किया जाता है। जैसे क्या है कि हम लोग जब अक्सर A4 साइज की कॉपी लेते हैं, आपने देखा होगा हम लगभग लोगों पास A4 साइज की कॉपी रहती है, तो वो निश्चित है A4 साइज। तो उसी तरीके से ताड़पत्र का जो पत्ता लेते हैं, ये पत्ता, वो पत्ता मान लीजिए इस तरह का एक पत्ता है, ऐसे, ये एक ताड़पत्र है ये। और इस ताड़पत्र की ये लंबाई जो कितनी है और ये लंबाई कितनी है, तो ये कितनी है, तो ये है आपकी 22 सही 1/4 इंच, या कह सकते हैं इसको हम 22.25 इंच, ये इसकी लंबाई है। आप इसको लंबाई कह सकते हैं आप, क्या है ये इसकी लंबाई है। ठीक है। और बात करते हैं इसकी चौड़ाई की, अगर बात करते हैं तो इसको कहेंगे 2 सही 1/4, या कह सकते हैं हम इसको 2.25 इंच, ये इसकी क्या है, ये इसकी चौड़ाई है। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं कि 22.25 और 2.25 वर्ग इंच इसकी लंबाई चौड़ाई ताड़पत्र की है, ये फिक्स है, ये याद रखना है आपको। 22.25 या 22 1/4 लिख लें तो 22.25, या 22.25, 2.25 यानी 2.25 इंच गुणा अगर करेंगे तो कहेंगे 22.25 गुणे 2.25 वर्ग इंच एक ताड़पत्र की लंबाई चौड़ाई होगी। ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग ताड़पत्र को ताड़पत्र को छाया में सुखाया जाता है। एक ताड़पत्र ले लिया, साइज निश्चित कर लिया, उसके बाद उसको छाया में सुखा दिया जाता है। जब सूख जाता है तो सूखने के बाद उस पर सफेद रंग से लेख लिखा जाता है देवनागरी लिपि में। ठीक है। तो सूखे ताड़पत्र पर किस तरह से देव देवनागरी देवनागरी लिपि में लेख सफेद रंग से लिखा जाता है। समझ रहे हैं? क्या करते हैं, सफेद रंग से लेख लिखते हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब एक ताड़पत्र लिया, ताड़पत्र को जो है सुखाया, पहले नाप निश्चित कर ली, नाप के उसको सुखाया, सुखाने के बाद उस पर सफेद रंग से देवनागरी लिपि में लेख लिख दिया गया। अब इसके बाद इस पर चित्र बनाया जाएगा, बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनेंगे इस पे। कौन सी, महायान महायान शाखा, यानी बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा, महायान बौद्ध धर्म। दो होती है, एक होती है हीनिया और एक होती है महायान। तो महायान शाखा से संबंधित इसमें देवी व देवताओं के चित्र बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इस पर चित्र बना दिया गया। अब चित्र बनाने के बाद रंगों का कौन सा प्रयोग किया जाएगा, उसमें चेहरे कैसे बनेंगे, तो यह ध्यान रखिएगा। ठीक है। ध्यान रखिएगा इस पे, जो इस पर आकृति बनाई जाएगी, इस पर जो आकृति बनाई जाएगी, आकृति के चेहरे चेहरे जो बनेंगे वो सवा चश्म, क्या बनेंगे, कितने चश्म बनेंगे, सवा चश्म का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना कितना, सवा चश्म। चश्म तो चेहरा, जो चेहरा बनेगा वो सवा चश्म का बनाया जाएगा।
गाल कैसे होगी, परले गाल होंगे, ठीक है। कैसे गाल होंगे इसके, गाल जो होंगे वो परले गाल होंगे, परवल तरह से यानी दबे हुए गाल कैसे होंगे, परले गाल होंगे इसके। आंखें बड़ी बड़ी होंगी, आंखें कैसी होंगी, बड़ी बड़ी होंगी, आंखें बड़ी बड़ी होंगी। तो इस तरह से चेहरा बनाया जाएगा। उसके बाद इसमें रंग का जो प्रयोग होगा, रंग कैसा प्रयोग करेंगे, इसमें रंगों का प्रयोग कैसा होगा, रंगों का प्रयोग की अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन से रंग होंगे इसमें, इसमें प्राथमिक रंग यानी लाल, लाल के बाद लाल, पीला, नीला, ठीक है। कौन कौन से रंग हैं, लाल पीला, वैसे लाल पीला है ना, नीला, काला, सफेद, ये तटस्थ हो गए। इसके अलावा कुछ अलग तरह के रंग, गुलाबी, बैंगनी, ठीक है, बैंगनी, नारंगी, कत्थई, ठीक है। तो कौन कौन से रंग प्रयोग होंगे, इस पे जो रंग प्रयोग होंगे वो मैंने आपको बताया कि गुलाबी, बैंगनी, कत्थई, लाल पीला, नीला, काला, सफेद, इन रंगों का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद जो इसकी जो सीमा रेखा है वो काले रंग से बनाई जाती है। इसकी सीमा रेखा कैसी बनाएगी, इसकी जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा कैसी बनेगी, काले रंग से। इसकी सीमा रेखा जो बनाई जाएगी वो काले रंग से बनाई जाएगी। आगे ध्यान दें, इसके अलावा तूलिका के स्थान पर निब का प्रयोग किया गया है। पाल शैली में तूलिका के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया है, तो कहेंगे तूलिका के स्थान पर निब का प्रयोग किया गया है। ध्यान रखिएगा, तूलिका मतलब होता है ब्रश, जिनको ना मालूम हो तूलिका मतलब क्या होता है तो कहेंगे ब्रश। तो याद रखिएगा, तूलिका के स्थान पर, तूलिका के स्थान पर निब का प्रयोग किया गया है, निब का प्रयोग किया गया, ध्यान रखिएगा। तूलिका के स्थान पर निब का प्रयोग किया गया है, ठीक है। क्लियर हो गया, निब का प्रयोग किया गया है, ध्यान रखिएगा, है ना। रेखा का, रेखा का प्रवाह है यानी बिल्कुल रेखा खींच के बनाई गई है, लेकिन उतार चढ़ाव जो है, मोटाई का उतार चढ़ाव वो स्पष्ट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, क्या है, कहेंगे हम कि रेखा का प्रवाह, रेखा का प्रवाह किया गया है, किया गया है, लेकिन लेकिन ध्यान रखिएगा, मोटाई में, मोटाई में उतार चढ़ाव, चढ़ाव नहीं है। मतलब एक ही तरह से लाइन खींची गई है, कहीं मोटा होना चाहिए जहां जरूरत मोटे की तो वहां मोटा जरूरत के प्रयोग करिए, जहाँ पतली रेखा वहां पतली होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक ही तरह की रेखा मतलब खींचा गया। रेखा तो गति में दिखाई दे रही, लेकिन रेखा में एक चीज ये है कि जहाँ मोटाई और जो है इसकी पतलापन होना चाहिए वो नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से ये इसमें देखा गया है। तो आइए आगे देखते हैं कि ये जो हमने बनाया आपको, ये पूरी बातें जो बनाई हमारा, तब एक ताड़पत्र पर चित्र बन के तैयार हो जाएगा, एक चित्र। इसी तरीके से अनेक ताड़पत्र पर चित्र बनाते जाएंगे। तो क्या करते हैं, अलग पहले बना बना करके अलग रखते जाएंगे, ठीक है। तो जैसे एक ऐसे एक तालपत्र ये रख दिया, एक तालपत्र ये रख दिया, ये रख दिया, इस तरह से ये तालपत्र, ठीक है। तो ये जो बराबर से मैंने क्या किया है, ये मैंने बराबर से ये इस तरह से बराबर से, बिल्कुल जैसे कागज नहीं होता बराबर से A4 साइज, तो क्योंकि साइज तो बराबर है तो तालपत्र भी बराबर होंगे, तो सारे तालपत्र को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा। उसके बाद उनको एक साथ बिल्कुल चिपका करके किनारे साइड में, यहाँ इस साइड में, ये साइड में, और फिर
इस पर एक, ये ध्यान दें, ये इस तरह से एक अलग से ऊपर लकड़ी का पटरा लगाया जाएगा। तो ये आप समझ लें कि क्या है, ये लकड़ी का ये पटरा है, ये भी आपका क्या है, लकड़ी का पटरा है। लकड़ी का ये क्या है, पटरा है। यानी तो इन जो दोनों साइड में लकड़ी के जो पटरे लगेंगे, उन पटरों को दफ्तियां कहा जाता है। इनको क्या कहते हैं, इन दोनों को यानी क्या कहेंगे, इनको हम दफ्तियां कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनको दफ्तियां कहते हैं, ध्यान रखिएगा। जो हम लोग कॉपी होती है, तो कॉपी पर क्या होती है, कॉपी पर जो ऊपर कवर होता है, वो क्या कहते हैं, हम लोग उसको दफ्ती बोलते हैं ना। जो पृष्ठ सबसे ऊपर और नीचे होते हैं, तो उनको दफ्तियां कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। और इन दफ्तियों पर ध्यान रखना, क्या लिखा मैंने, इन इन दफ्तियों पर, समझना मेरी बात को, इन इन दफ्तियों पर बुध की जीवनी पर पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। समझ रहे हैं, इन जो ये हमने बताया आपको, तो इन दफ्तियों पर जो है, जैसे बुद्ध का जन्म हुआ उसका चित्र जीवनी में आएगा, बुद्ध का मृत्यु वो भी ऐसे चित्र है, बुद्ध उपदेश दे रहे हैं, बुद्ध ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, बुद्ध जहां जहां मतलब जिनके जन्म से मृत्यु तक के जो दृश्य हैं, जो है अलग अलग, एक ही नहीं, कुछ अलग अलग तरह के, उन दफ्तियों पर बुद्ध की जीवन पर आधारित चित्र बनाए जाते हैं। तो इस तरह से, इस प्रकार से पूरा एक बना करके ये हमारी जो बन के तैयार होगी, उससे हम बोलेंगे पोथी। क्या बोलेंगे, इससे हम क्या कहेंगे, इस ये जो हमारा बन के तैयार होगा, इससे पोथी कहेंगे, ध्यान रखिएगा। अब पोथी के नाम रखे गए, तो सबसे पहली पाल शैली की पोथी कौन सी है, तो ध्यान रखिएगा। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताएं कि पाल शैली की सबसे पहली पोथी कौन सी है, कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। पाल शैली की, पाल शैली की सबसे पहली पोथी का नाम, सबसे पहली पोथी का नाम है प्रज्ञा पारमिता। क्या है, उसका नाम है प्रज्ञा पारमिता। ये ये सबसे पहली पोथी है, जिस पोथी को हम क्या कहते हैं, तो कहेंगे प्रज्ञा पारमिता सबसे पहली पोथी है। इसी तरह से अन्य पोथियां कौन कौन सी हैं, अन्य पोथियां ध्यान रखिएगा, जैसे साधन माला, साधन माला, करण देव गुहा, करण देव गुहा, जैसे पंचशिखा, क्या है, पंचशिखा, करण देव गुहा, पंचशिखा, और कौन है, गंध व्यूह। ये हमारी पोथियां हैं जो बनती हैं, है ना। तो इन पोथियां कौन कौन सी, सबसे पहली प्रज्ञा पारमिता है, साधन माला है, करण देव गुहा है, और कौन सी मैंने बताई आपको, पंचशिखा है, और कौन सी है, गंधव्यूह। ये हमने आपको पोथियां बताई हैं। तो ऐसे में पोथियां अलग अलग स्थानों में, कुछ पोथियां कुल्लू संग्रहालय में हैं, कहाँ हैं, कुछ पोथियां कहाँ हैं, तो कहेंगे कुछ पोथियां कुल्लू संग्रहालय में हैं। ये पोथियां सुरक्षित कहाँ हैं, कहाँ कहाँ सुरक्षित हैं, तो कुछ कुल्लू में संग्रहालय में है, कुछ कुल्लू संग्रहालय में है ना, और कुछ कहाँ है, कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, कुछ कहाँ है, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में है, और कहाँ है, और सबसे अधिक सर्वाधिक पोथियां कहाँ हैं, तो कहेंगे सर्वाधिक पोथियां, सर्वाधिक पोथियां
सर्वाधिक पोथियां हैं कलकत्ता संग्रहालय में, कलकत्ता संग्रहालय में, कलकत्ता संग्रहालय में सुरक्षित हैं। समझ रहे हैं? तो सर्वाधिक कहाँ है, तो कहीं सर्वाधिक कलकत्ता संग्रहालय में हमारी पोथियां सुरक्षित है। और एक बात मुझे याद आ गया कि जो इन पोथियों में नारियल और कदली वृक्ष का भी चित्र बनता है, ये मुझे दिमाग में याद है, अभी आया है। क्या है? नारियल और कदली वृक्ष का भी चित्रण इसमें किया गया है, ध्यान रखिएगा। नारियल, नारियल और वह कदली वृक्ष का चित्रण भी किया गया है। एक बात और याद आती है कि 1087 में गौतम बुद्ध का चित्र कमल पर आसीन चित्रित किया गया था, इसको भी नोट कर लेंगे। ठीक है? कहाँ पे? बुद्ध योग मुद्रा में 1087 में, कितना? 87, 1087 में। ठीक है? 1087 में चित्र बनाया गया था। क्या चित्र बनाया गया था? वो बुद्ध योग मुद्रा में, बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन है, ये चित्र बनाया गया था। किस शैली में था ये चित्र? ये चित्र जो था, ये वाला चित्र, ये चित्र है ये, और ये जो चित्र है किसमें? पाल शैली में। ठीक है? ध्यान रखिएगा। अब आइए बात करते हैं कि पाल शैली का नामकरण कैसे हुआ, इसको भी समझ रहे हैं। ठीक है? पाल शैली का नामकरण कैसे हुआ? पाल शैली की बात करते हैं तो जो पाल शैली की शुरुआत कहां से होती है? इसकी शुरुआत पाल शैली को प्रारंभ में, यानी सर्वप्रथम, सर्वप्रथम इसे क्या कहते हैं? तो सर्वप्रथम इसे कहा गया पूर्वी शैली। क्या कहा गया इसको? पूर्वी शैली कहा गया। क्यों कहा गया पूर्वी शैली? क्योंकि ये शैली जो थी कहाँ कहाँ विकसित थी? ये शैली जो विकसित थी वो कहाँ कहाँ थी? तो हम कहेंगे ये शैली बंगाल, बिहार, नेपाल, उड़ीसा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र यहां विकसित थी। तो जब यहां विकसित थी तो ये संपूर्ण क्षेत्र किसमें पड़ता है? भारत का पूर्वी क्षेत्र ये। तो इसीलिए प्रारंभ में इस शैली को पूर्वी शैली कहा गया है। और इसका उल्लेख तिब्बती लामा तारानाथ ने उल्लेख किया है। उन्होंने इसे पूर्वी शैली नाम दिया है। किसने इसको नाम? लामा तारानाथ, लामा तारानाथ के द्वारा ये नाम दिया गया है, पूर्वी शैली। लेकिन यहाँ के लोग जो थे वो नाग पालते थे, तो नाग पालने के कारण जो है इसको नाग शैली भी कहा जाता है। तो इस शैली को ध्यान रखना, इस शैली को नाग शैली भी कहते हैं, भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस शैली को नाग पालने के कारण इस शैली को नाग शैली भी कहते हैं। लेकिन ये शैली धीरे धीरे कुछ स्थानों पर विलुप्त हो गई। पहले एक बात और जान लें, एक विद्वान है हेलन रूबिसो, हेलन रूबिसो ने इस शैली को बिहार शैली कहा है। क्या कहा है इस शैली को? हेलन रूबिसो, हेलन रूबिसो ने इसे क्या कहा है? इसे बिहार शैली कहा है, बिहार शैली कहा है। इस शैली की शुरुआत क्योंकि बिहार से हुई थी, इसीलिए इस शैली को बिहार शैली कहा इन्होंने। इसे पूर्वी शैली, इसे नाग शैली, इसे मैंने कहा बिहार शैली कहा है। लेकिन इस शैली धीरे धीरे ये विलुप्त होती गई कुछ स्थानों से।
उड़ीसा से विलुप्त हो गई, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से विलुप्त हो गई। अब बची कहाँ कहाँ? तो ये शैली जो बची है, ये जो शैली, नई शैली मैंने बताया आपको, ये शैली बंगाल, ठीक है, बिहार और नेपाल, यही इसके 3 मुख्य केंद्र हैं, ठीक है। और ये संपूर्ण क्षेत्र पर किसका अधिकार था? पाल शासकों का अधिकार था। इस संपूर्ण क्षेत्र पर पाल शासकों का अधिकार था, इसलिए इसे पाल इसलिए इसे पाल शैली कहा गया। यानी इन क्षेत्रों पर पाल साम्राज्य का अधिकार था, इसीलिए इस शैली को पाल शैली कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर आएगा कि पाल शैली के मुख्य केंद्र कौन कौन से, तो कहेंगे बंगाल, बिहार, नेपाल, यही लगाना है। अब मान लो यही चारों, कभी कभी विकल्प दे देते हैं कि पाल शैली का केंद्र कौन सा है, तो चारों, एक एक उड़ीसा भी दे दें, तो 4 विकल्प दे दें। तो ऐसे कंडीशन पर आपको अगर आता है तीनों, तो जबकि तीनों ही है, तो आपको तब बंगाल लगाना है। अगर बंगाल विकल्प नहीं है तो बिहार लगाना है, बिहार विकल्प नहीं है तो नेपाल लगाना है, और अगर तीनों लास्ट में लिखा जाए उपरोक्त सभी, तो आपको सभी भी लगाना है, ठीक है। तो मेरी बात क्लियर हो गई होगी कि पाल शैली का मुख्य केंद्र कौन कौन से हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं कि पाल शैली के मुख्य कलाकार कौन कौन हैं। तो पाल शैली के मुख्य कलाकार, पाल शैली के मुख्य कलाकार, पाल शैली के मुख्य कलाकार कौन कौन से? नंबर एक, एक का नाम है धीमान, एक का नाम है धीमान, दूसरे का नाम है वितपाल। धीमान और वितपाल, ये दो हैं, ध्यान रखिएगा। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है धीमान और एक का नाम है वितपाल, ये दोनों। और दोनों ही ये कास्ट और मेटल, किस पे? कास्ट मतलब लकड़ी, कास्ट और मेटल, मेटल मतलब धातु, इन दोनों पर, यानी कास्ट पर भी और मेटल, या मेटल मतलब धातु पर, दोनों पर ये मूर्तियां बनाते थे। क्या बनाते थे? मुख्य रूप से ये क्या थे? मूर्तिकार थे, मूर्तियां बनाते थे, ठीक है। लेकिन इसके अलावा चित्रकारी भी करते, तो अगर चित्रकारी मूर्तिकारी दोनों आता है तो मुख्य रूप से आप मूर्तिकार ही बताओगे आप। तो दोस्तों यहां तक कि मैंने आपको बताया कि पहले मैंने आपको बताया कि साम्राज्य मैंने बताया, फिर पाल के चित्र, पाल शैली के चित्र कैसे बनते हैं, और कैसे इसका नामकरण हुआ है, ये हो गया। एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने एक आपको स्टार्टिंग में बताया था कि पाल शैली के जो चित्र हैं वो पोथी यानी ताल पर बनते हैं और कपड़े पर भी बनते हैं, मैंने ये बताया आपको। तो ये मैं आपको बता दूं, खाली मैं लिखूंगा ना, ऐसे ही बता देता हूं कि बंगाल में कुछ ऐसे